नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जावेद। इस वीडियो में हम सीबीई वर्कशीट जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है उसमें हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का वर्कशीट लेकर के उपस्थित। तो ये वर्कशीट नंबर 9 है। हमारा जो सवाल होता है उसके लिए जो कुछ दिए होते जानकारी उसको पढ़ करके सवाल का आंसर देना होता है। यहाँ पे सवाल है, अ नंबर 7 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 5 टाइम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन 7 into 7 into 7 into 7, that means 7 का पावर 5, where 7 is base and 5 is the exponent. It read as 7 raised to the power 5। अर्थात संख्या 7 को स्वयं से 5 बार गुना करने पर घातांक के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 7 को 5 बार लिखना है तो 7 गुने 5 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 5 बार लिखना है तो 7 का पावर 5 हो गया, जहाँ पे 7 को आधार कहते हैं और 5 घातांक है। इसे 7 की घात 5 के रूप में पढ़ा जाता है। अब इसे हम जब एक को किसी भी घात पर बढ़ाया जाता है तो यह परिणाम 1 होता है। जैसे 1 का पावर 5 है या 1 का पावर 700 कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। यानी यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्हेन 1 इज राइज टू एनी पावर देन रिजल्ट विल बी 1। 1 के पावर कुछ भी रहे। और इसी तरह -1 का राइज टू एन ऑड पावर, -1 का पावर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव आएगा और एवन नंबर हो तो पॉजिटिव आएगा। अर्थात -1 को किसी भी विषम का घात तक बढ़ाया जाए तो परिणाम स्वरूप माइनस होगा। जैसे माइनस में होगा, 501 भी माइनस में होगा। लेकिन यदि -1 का घात सम होता है, इवन होता है, तो ये परिणाम हमेशा 1 में रहेगा। बड़ी संख्या जैसे इसको हम विस्तारित रूप में लिखते हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 8 के बाद जो 6 अंक है तो 8 का इंटू 10 टू द पावर 6 लिखेंगे। उसके बाद 9 है, 9 के बाद देखिए 5 अंक है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 5 लिखेंगे। फिर 0 है तो छोड़ दिए। इस 9 के बाद 3 अंक है तो 10 का पावर 3। 7 है तो 7 के बाद 2 अंक है तो 10 का पावर 2। 6 के बाद 1 अंक है तो 10 का पावर 1 और 5 के बाद 10 का पावर 0। तो ये हो गया आपका विस्तारित रूप। अब बड़ी संख्या का मानक रूप जो होता है, जैसे इतनी बड़ी संख्या तो इस संख्या को हमेशा जो बड़ी संख्या को 10 से छोटा लिखा जाता है। 10 से छोटा किया जाता है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा के रूप में लिखा जाता है। तो यानी 8 के बाद यहाँ पे 8.68 लिखते हैं और बाकी जो है देखिए जितने जीरो हैं वो काउंट करते जाएंगे जितने हैं, और 8.68 इंटू 10 टू द पावर 25 लिख दिया गया क्योंकि 25 नंबर तक यहाँ डेसिमल आ गया। अब घातांक के नियम हैं, किसी शून्येतर पूर्णांक x और y, यानी किसी नॉन जीरो इंटीजर x और y के लिए x का पावर a और x का पावर b, यानी बेस सेम हो, आधार सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, x का पावर a प्लस b हो जाएगा। जैसे 7 का पावर 4 है और 7 का पावर 6 है तो 7 का पावर 10 हो जाएगा। जब डिवाइड करना हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे 9 का पावर 6 में से 9 का पावर 4 डिवाइड कर रहे हैं तो 9 के पावर 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट होकर के 9 का पावर 2 हो गया। x का पावर a इंटू बी है तो इसका मतलब हो जाएगा x का पावर a b मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये हमने पढ़ा था बेस। अब जब पावर सेम हो तो घात सेम हो तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का पावर a। इसी तरह डिवाइड में भी यही होता है। डिवाइड में भी x का पावर a डिवाइडेड बाय y का पावर a, तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा पावर a। और किसी का भी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब आइए उस पर आधारित सवाल दिए हुए हैं। 7 का पावर 200 इज इक्वल टू, तो 7 का पावर 200 जो होगा वो किसके बराबर है। तो देखिए 7 का पावर 200 आप जानते हैं, देखिए यहाँ जब हम बेस सेम है तो ये पावर जुड़ता है। यहाँ पे तो ये 700 है और फिर ये 100 जुड़ जाएगा पावर, तो इस तरह से 7 का 200 ये ऑप्शन आएगा। अब कह रहा है अगला दिया हुआ है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए मनुष्य सहित लगभग सभी जीवित प्राणियों के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। मानव डीएनए में एक स्ट्रैंड का व्यास 2.5 नैनोमीटर है, तो डीएनए के स्ट्रेंथ का व्यास मीटर में है। यानी आपसे सवाल इसमें दिया हुआ है डीऑक्सी ribonucleic acid is found in every cell, almost all living beings including human. One strand of human DNA is 2.5 nanometers in diameter. Diameter नैनोमीटर है तो the diameter of the strand of DNA in meter is
तो 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर होता है, मीटर में होता है 1 × 10⁻⁹ ये इतना मीटर होता है। तो अब 2.5 है तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है रिसर्चर सेज ह्यूमन फिंगर नेल्स ग्रोज 1 नैनोमीटर इन 1 सेकेंड, द अप्रोक्सीमेट ग्रोथ ऑफ फिंगर नेल इन 24 आवर विल। तो इसको लिखना है सेंटीमीटर में। तो पहले आपको पता है जो कि 1 सेकेंड में आप 1 मिनट में जो होता है 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड को मिनट में बदलते हैं तो इतने मिनट हो जाएंगे 1 घंटे में। और इस तरह से ये 24 घंटे होते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है जो कि 24 घंटे में, तो देखिए 24 घंटे में एक दिन 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में आवर में बदल जाएगा। और इस तरह से 1 आवर में इतना सेकेंड हो गया और उसको 24 से गुना कर देंगे तो इतना आपको मिनट हो इतना सेकंड 1 दिन में होता है। और उसको कह रहे हैं 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर जो होता है उसको सेंटीमीटर में निकालना है। तो सेंटीमीटर में 3 और कम ये हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। अब देखिए 1 0 या ऐसे ही है तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 6 × 6 × 24 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 864 होता है और इंटू 10⁻⁻⁴ और हटाएंगे डेसिमल। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे आएगा तो यानी बटे में 100 और मतलब मल्टीप्लाई 100 और हो जाएगा तो यानी और ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका सही ऑप्शन मिलेगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला कह रहा है अ लाइट ईयर इज डिस्टेंस light travels in 1 year earth. In space we use light year to describe the distance between two heavenly bodies. One light year is approximately 9 पर 95 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है ना किलोमीटर है। एस्ट्रोनॉमर आर ऑब्जर्विंग अ स्टार दैट 5 light years away from the earth. The approximate distance of this star from the earth is in किलोमीटर। अर्थात इसमें कह रहा है जो कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है, लाइट ईयर जो होता है, दूरी नापने के लिए होता है जो प्रकाश द्वारा पृथ्वी में तय की गई दूरी को दर्शाता है। 1 साल में यह कितनी दूरी तय करेगी वो प्रकाश वर्ष कहलाएगा। अंतरिक्ष में आप समझ सकते हैं जो कि 8 सेकंड आपको लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूरज से रोशनी धरती पे आने में। तो समझ लीजिए जो 1 साल में यदि लाइट प्रकाश लगातार चलता रहा तो कितनी दूरी तय करेगा वो कहलाता है प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष में 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। एक प्रकाश वर्ष में ये जो दिया हुआ इतने किलोमीटर की दूरी होती है। खगोलविद एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं, एक तारे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं जो 5 प्रकाश वर्ष दूर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने जीरो है, 3 3 6 3 9 2 11 जीरो है पहले से, 11 जीरो तो पहले से। अब 95 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 9 5 जा 45 तो ये 475 हो जाएगा। हमें इसको 10 से छोटा बनाना है तो 4.75 लिखेंगे तो 2 और पावर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 13। 4.75 इंटू 10⁻। ऑप्शन इसमें ये सही होगा। इंग्लिश में ये दिया हुआ लेकिन हिंदी में डिस्टेंस मतलब ये जो आपको डेसिमल का प्लेस है वो गलत कर दिया गया। देखिए यहाँ पे 47 कर दिया है तो ये सही नहीं है। 4.75 इंटू 10⁻में 13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्कशीट नंबर 10 देखते हैं। ये 9th का गणित का है। इसमें भी आपको कुछ डाटा दिए गए हैं, आप एक बार इसको पढ़ लें। सूचना को संख्यात्मक रूप से एकत्रित करने पर आंकड़े प्राप्त होते हैं। अव्यवस्थित आंकड़े को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। अर्थात collection of information in numeral figure is called data. The data obtained initially is called raw data and the data may be arranged in ascending or descending order. The difference between highest and lowest value of observation in a set of data is called range. यानी जो आंकड़े के एक समूह में उच्चतम और निम्नतम मान के बीच के अंतर को परिसर या प्रसार कहते हैं। आंकड़ों के समूह में कोई प्रेक्षण की जितनी बार होता है उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है। अर्थात ये कह रहा है जो कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इन
a set of data is called frequency. Mean is the sum of all observation divided by the total number of observation. अर्थात मीन जो होता है दिए गए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उसके बीच वाले प्रेक्षण को माध्य कहलाता है, और माध्य जो होता है सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या के द्वारा दर्शाते हैं। दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। अर्थात मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ लिस्ट व्हेन द डाटा इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते या घटते क्रम में सजाने पे जो आएगा तो ठीक मिडिल वाले वैल्यू को हम मीडियन कहेंगे। मोड जो होता है ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट टाइम, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो उसको कहते हैं मोड। A bar graph is a form of graphical representation of data. It shows quantity of data according to length of bars which are of uniform with equal spacing. अर्थात यहाँ पे कह रहा है जो कि दंड आलेख आंकड़ों के निरूपण का आलेखीय रूप है। दंड आलेख की लंबाई आंकड़ों की मात्रा दर्शाते हैं जो समान दूरी पर एक समान चौड़ाई के होते हैं। ये आपको दिया हुआ है। जन्मदिन के पार्टी के दौरान लोगों का एक समूह ने पासे खेल खेला। एक पासे को 9 बार फेंका गया और परिणाम इस तरह से आया। तो सबसे बड़ा प्रेक्षण जो होगा ये 6 है और सबसे छोटा 1 है, उसको हम रेंज कहेंगे। ये हो गया परिसर, जिसको हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं। मीन होगा जितने आपके डाटा आए सबको आपने जोड़ लिया और कितनी बार आया था, 9 बार आया था, तो इस तरह से ये हो जाएगा मीन या माध्य। मीडियन इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाया, तो बढ़ते क्रम में सजाने पर देखिए इस तरह से आया, तो इधर से एक काटिए, फिर दूसरा इधर से भी काटिए, तीसरा इधर से, चौथा, अब बीच में 4 आया तो ये मीडियन कहलाया। मोड जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो ये मोड सबसे ज़्यादा आया है। अब कह रहा है जो कि सवाल द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर इज, यानी आपसे पूछ रहा है जो कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और 11 है। तो सबको जोड़े और 5 से भाग दें, तो 3 2 5 5 10 7 17 और 11 28 बटे में 5। तो इस तरह से 5.6 आया इसका आंसर। हरीश ने एक खेल के 10 मैच खेले, इसमें इसने इस तरह से अंक प्राप्त किए। तो सर्वाधिक पॉइंट, इसमें सर्वाधिक पॉइंट है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको कौन सा दिख रहा है? तो देखिए ये 52 है सबसे ज़्यादा पॉइंट, तो 52 आ गया। हरीश ने 11वें मैच में 59 पॉइंट प्राप्त किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अब 11वें मैच में कह रहा है। तो औसत में क्या परिवर्तन आया होगा, यानी एवरेज में क्या परिवर्तन आया? तो एवरेज में हम देखिए पहले क्या था, 45 प्लस 36 प्लस 50 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 52 प्लस 50 प्लस 43 प्लस 50 प्लस 47 और अगला 59 आया। टोटल 11 मैच हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैच। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो 495 आएगा और 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आएगा आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर आपका आ गया। अच्छा, अब क्या परिवर्तन आएगा? तो ये 45 था और इस परिवर्तन आएगा ये पूछ रहा था। तो वहाँ पे ये आया था 459 घटा देते तो ये 436 को 10 से करते तो 43.6। तो इससे कितना ज़्यादा है? तो देख रहे हैं ये 1.4 ज़्यादा है, 1.4 बढ़ जाएगा, ये ऑप्शन है। अब अगला कह रहा है एक प्ले स्टोर में 6 लोकप्रिय खेलों को डाउनलोड डाटा रिकॉर्ड किया गया। नीचे दिए गए आंकड़ों में खेल के नए मौजूदा सक्रिय उपभोक्ता को प्रतिशत में दर्शाता है। किन खेलों के लिए नए उपभोक्ताओं की संख्या मौजूदा उपभोक्ताओं की संख्या से सबसे अधिक है? तो ये दिया हुआ नए उपभोक्ता और ये पुराने उपभोक्ता। अर्थात देखें इंग्लिश में कह रहा है आप प्ले स्टोर रिकॉर्डेड डाउनलोड डाटा ऑफ 6 पॉपुलर गेम। इसमें एग्जिस्टिंग ये है और न्यू इस तरह से हल्का डार्क, मतलब ये डार्क में एग्जिस्टिंग है और न्यू है। तो कह रहा है जो कि फॉर विच गेम्स द नंबर ऑफ न्यू यूजर, नए वाले जो है ज़्यादा है एग्जिस्टिंग यूजर से। तो ये वाला हल्के वाला किस में ज़्यादा दिख रहा है? तो हल्के वाला जो है इसमें ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा है। तो ये डी और एफ इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, आइए वर्कशीट संख्या 11 देखें अब क्लास 9 का। अब पी बाई क्यू की संख्या, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू 0 नहीं है, परमेय संख्या कहलाता है।
परमेय संख्याओं को जोड़, घटा, गुना और भाग पूर्णांकों के नियम का पालन करते हुए भिन्नात्मक संख्याओं के समान है। अर्थात द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. Addition, subtraction, multiplication and division of rational number is same as fractional number but follow by, the rule of integers. While adding rational number with same denominator, we add the numerator keeping the denominator same. ये सब जानकारी है। कह रहा समान हर वाली संख्याओं को जोड़ते समय हम हर को समान रखते हैं और अंशों को जोड़ते हैं, यानी 2/5 है और प्लस 3/5 है, तो हम नीचे हर एक जैसे लिखेंगे, 2 + 3 कर देंगे। इसी तरह विभिन्न हर अब कह रहा है विभिन्न हरों वाली संख्याओं परमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहले हम हरों को एलसीएम ज्ञात करते हैं, फिर हम उस एलसीएम को हर के रूप में लेकर परमेय संख्याओं के समतुल्य परमेय संख्या क्या प्राप्त करते हैं। अर्थात कह रहा है while adding rational numbers with different denominator, first we find the LCM of two denominator। जैसे दिया कह रहा है जो कि 2/3 है और इसको 3/5 के रूप में लिखना है, तो पहले इसका डिनोमिनेटर जो है हमें सेम बनाना होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, तो नीचे 15 बनाना होगा। तो इसको करने के लिए अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 होगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 होगा। जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी करना होगा। और अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने तुल्य भिन्न बना लिया। अब इसको जोड़ेंगे 10/15 हो गया और फिर 9/15 हो गया। तो डिनोमिनेटर सेम है, हर एक जैसा है, तो 15 और 10 + 9, तो इस तरह से 19/9 आ गया आंसर, 19/15। तो यही कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है while subtracting to rational numbers we add the additive inverse of the rational numbers that is the being subtracted we to the other rational numbers। अर्थात कह रहा है दो परमेय संख्या को घटाते समय हम जिस परमेय संख्या को घटा रहे हैं उसका योज्य प्रतिलोम दूसरी परमेय संख्या में जोड़ देते हैं। अर्थात ये कह रहा है देखिए जैसे आपको कह रहा है 2/5 और -3/5 करना है, तो आपको इसमें से इसको घटाना है, तो इसका योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स जो होता है माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो 2/5 और इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा उसी तरह आपसे कह रहा है जो कि ये घटाते समय जो आप एलसीएम ज्ञात करते हैं, फिर एलसीएम को लेकर के हम तुल्य परमेय बनाते हैं और फिर हम उसको लिख देते हैं, परमेय तुल्य में से घटा लेते हैं। दो परमेय संख्या को गुना करते समय हम दोनों अंशों और दोनों हरों को गुना करते हैं। एक परमेय संख्या को दूसरी गैर शून्य संख्या से विभाजित करने पर हम परमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं। अर्थात ये कह रहा देखिए जैसे हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो 2/5 और 3/5 घटाए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम घटाते हैं नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 2 में से 3 हमने घटा दिए तो -1/5 आ गया। और इसी तरह जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, 3/5 को 2/5 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर यानी अंश को अंश से, तो ये 6 हो जाएगा और हर को हर से करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह जब हम डिवाइड करेंगे 3/5 को डिवाइड करेंगे 2/5 से, तो क्या हो जाएगा 3/5 लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 5/2 लिख देंगे इसका रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम जो डिनोमिनेटर हो न्यूमरेटर हो जाएगा। फिर अब मल्टीप्लाई वाला आपको आता ही है 15/10 कहलाएगा। अब किसी पहाड़ में यदि जा रहा है तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3/2। अब इस तरह से आपको ये तो जानकारी थी। अब इस पे आधारित सवाल दिए गए हैं। कह रहा किसी ऑडिट कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड के आधिकारिक जांच को ऑडिट कहा जाता है। यह एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं। जो व्यक्ति ऑडिट करता है उसे ऑडिटर कहा जाता है। एक ऑडिटर हर साल कंपनी द्वारा किए गए खर्चों का और आय की जांच करता है। महेश ने 60 कर्मचारी वाली एक कंपनी का ऑडिट किया। कंपनी के रिकॉर्ड बनाते कि इस कंपनी का वार्षिक टर्नओवर इतना है और सरकारी मानदंडों के अनुसार निर्धारित कर टैक्स को भुगतान किया गया है। अर्थात कह रहा है इसमें एन ऑडिट is an official checking of the financial record of a company. It is done by an authorized person who is not an employee of the company. The person who does the audit is called an auditor. An auditor checks the expense and income made by the company every year. Mahesh audited a company with 60 employees. The company record show that its annual turnover is itna and due taxes have been paid according to the government.
अब इसमें कह रहा है जो कि अब ये तो इसकी जानकारी थी, अब इस पे आधारित सवाल दिए गए हैं। महेश ऑब्जर्व दैट 2/5 ऑफ द एम्प्लॉई हैव एन एनुअल सैलरी इज लेस देन 4 lakhs। नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैविंग एन एनुअल सैलरी मोर देन और इक्वल टू 4 lakhs। तो इससे मतलब 2/5 तो इससे कम ले रहा है, तो 3/5 उससे ज़्यादा लेगा। 3/5 टोटल 1 होता है, 1 में से 2/5 घटाएंगे तो 3/5 आएगा। यानी टोटल 1 था, 1 में से हमने या 2/5 कम कर्मचारी आप निकाल लीजिए जो कि 40,000 से कम लेता है, तो ये टोटल मतलब 4 लाख से कम लेता है, तो टोटल 60 है। 60 का 2/5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12×5 यानी 24 कर्मचारी जो 4 लाख से कम लेता है। तो 4 लाख से अधिक या बराबर लेने वाले 60 में से इसको घटाएंगे तो ये 36 आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है जो कि दिस ईयर द कंपनी स्पेंड 20% उसने ऑफिस मेंटेनेंस पे खर्च किया, 40% सैलरी पे खर्च किया एम्प्लॉय के सैलरी पे, और 10% मिसलिनियस खर्च हुए। तो कितने परसेंट टोटल होता है? 100%। 100% में से 40 20 60 और 10 70% खर्च हो गए। तो इतने बचे 70% खर्च करने के, यानी 30% बचे। 30% गेन हुआ, अर्न हुआ। तो इस ये टोटल इतना था, उसका 30% निकालना है। तो ये आपके पास है 500 और 500 का 30% निकालना है। तो 1 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, फिर 0 5 तिया 15, फिर आ जाएगा 0 5 तिया 15, फिर 0 और 3। इतना इसको प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अब कह रहा है जो कि अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स अ कंपनी हैज़ टू पे अ टैक्स 6% ऑफ टोटल एनुअल इनकम। अब अगला कह रहा है जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स कंपनी हैज़ टू पे 6% ऑफ टोटल इनकम। तो 6% टोटल इनकम कितना है? 1 लाख मतलब 100 500 और 500, उसका 6%। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, फिर 0, 6×5 = 30, ये और ये आएगा। अब इसका ये कह रहा है जो कि पिछले साल जो पेड किया था उस वो अ, इस साल जो पेड किया है ये 1/3 है पिछले साल का, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। पिछले साल था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना है, जो कि आपके चैप्टर में भी है। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ क्यू इज पॉजिटिव एंड इंटीजर पी एंड क्यू आर को प्राइम। यानी ये जो है देखिए पी बाई क्यू के रूप में हम लिखेंगे, नीचे माइनस नहीं रहना चाहिए यानी पॉजिटिव रहना चाहिए, और साथ ही मतलब धनात्मक रहना चाहिए, और साथ ही कह रहा है जो कि इस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी को प्राइम इंटीजर्स हो। अर्थात पी बाई क्यू का के मानक रूप में कहा जाता है यदि क्यू धनात्मक और पूर्णांक पी और क्यू परस्पर सहभाज्य हो। शून्य को छोड़कर प्रत्येक परमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है। यानी शून्य के अलावा एवरी रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0 इज इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, या 2/5 है तो इसका हो जाएगा 5/2 व्युत्क्रम। एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस रिप्रेजेंट इन डेसिमल फॉर्म। सभी रेशनल नंबर को डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स आर सेम फॉर फ्रैक्शनल नंबर बट दे फॉलो द रूल्स ऑफ इंटीजर्स। अर्थात तो कह रहा है जो कि दो परमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुना भाग भिन्नात्मक संख्या के समान है, लेकिन वे पूर्णांकों के नियम के पालन करते हैं। दो परमेय संख्याओं की तुलना निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। A/B और C/D की तुलना करते हैं तो हम A/B है और C/D है, तो हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा BC, यानी डिनोमिनेटर को अगले वाले से। तो जो बड़ा होगा, मान लीजिए जो कि AD बड़ा है तो A में किसका डिनोमिनेटर बड़ा था? A है, तो A/B बड़ा हो जाएगा CD से। और यदि AD छोटा है तो मतलब C बड़ा है तो सी न्यूमरेटर जिसका था वो हो जाएगा बड़ा। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परमेय संख्या निकाला जा सकता है। अर्थात कह रहा है जो कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में असंख्य रेशनल नंबर निकाल जा सकते हैं। द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज। पहले इसका एडिटिव इनवर्स यानी कह रहा है जो कि 3 का योज्य प्रतिलोम, 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा
3/-2। तो उसका योग कह रहा है निकालने के लिए, तो इस तरह से। तो देखिए ये -2 ऊपर चला जाता है, ये प्लस हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 और -3/2। तो इस तरह से -9/2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है जो कि समीकरण में x का मान निकालने के लिए, तो समीकरण दिया हुआ देखिए आपके पास 5/8 माइनस एक्स बराबर में 3/8 प्लस 9/4। तो x को -x इधर रहने दीजिए, ये साइड चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 9/4 माइनस 5/8। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 3 और 4 2 जा 8 होता है, तो यानी 9 2 जा 18 हो जाएगा, -8 -5। तो 8 3 11 21 हो गया, 21 में से 5 गया तो ये 16/8। तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से अब माइनस माइनस एक्स बराबर में 2, तो एक्स बराबर में -2। तो आंसर आपका -2 जो है बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका कह रहा है जो कि सरलीकृत रूप की यानी सरल करने के लिए कह रहा है, तो देखिए -5/2 है इंटू 3/7 प्लस 7/4 है। तो ये ब्रैकेट के अंदर पहले करेंगे, -5/2 इंटू ये 28 हो जाएगा, 4 तिया 12 और प्लस 49। इसमें लेकिन हिंदी में जो दिया हुआ है ये डिवाइड दिया मल्टीप्लाई दिया हुआ है, और इंग्लिश में डिवाइड दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिवाइड की बात किया गया है, तो यहाँ पे डिवाइड का यूज करेंगे। तो -5/2 और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये 61 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 14। तो ये -70/61, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं का कौन सा समूह -2 और 3 के बीच है। तो -2 और 3 के बीच में इंग्लिश में देखें क्या दिया हुआ है, -2 और 3। तो 3 से कम होना चाहिए। तो देखिए इसमें 5 या 15, ये 3 से कम है। अब ये तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब और देखते हैं, यहाँ पे ये माइनस ये जो है काटेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये भी ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये भी आ जाएगा -5/2 है वो -2.5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो इस तरह से सिर्फ यही एक ऑप्शन बचता है जो -2 से और 3 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कह रहा है a-b को हमें बताना है। तो ये देखिए ये 0 है, अब ये -1 है, तो देखिए कितने टुकड़े हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कह रहा है ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, तो देखिए a-b। तो पहले ए की वैल्यू देखिए, पहले एक को कितने भागों में काटा गया, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे 6 हो जाएगा अपॉन में 6। तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 2 2 ज़्यादा है, तो 2/6 हो गया ए बराबर में, और बी बराबर में हो जाएगा माइनस, इधर की तरफ है तो माइनस, और 1 2 3, तो -3/6। अब कह रहा है आपको a-b ज्ञात करना है, a-b। तो ये क्या हो जाएगा, 2/6 माइनस और फिर -3/6। तो 2 माइनस मिलकर के तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/6 और प्लस में 3/6। तो इस तरह से 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 2 और 3 5/6 आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।